तो आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है और मिरर क्या है। मिरर में 2 मिरर हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है? और कुछ बेसिक हमने देखा था और आज जो है इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है? चलिए। तो मिरर जो है, मिरर में हमने बताया था कि जब स्फेरिकल मिरर की बात आती है तो स्फेरिकल मिरर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो है कॉन्वेक्स था और दूसरा कॉनकेव मिरर था। ठीक है? तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर आपका है, तो ये डिपेंड करता है कि कोटिंग किस साइड हुआ है। ग्लास अगर आपका स्फीयर ले लिए हैं, स्फीयर का कोई टुकड़ा है और इसका कोटिंग किधर साइड है, ये डिपेंड करता था कि हमारा मिरर कौन सा है। अगर कोटिंग जो है, मानिए जो पॉलिश हमने किया था, अगर हम आउटसाइड कर देते थे और इनसाइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था तो हम क्या बोलते थे? कॉनकेव मिरर बोलते थे। ठीक है? और अगर हम लोग कोटिंग जो है इनसाइड कर देते थे और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो आउटसाइड होता था, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं और कॉन्वेक्स को किसके? डाइवर्जिंग मिरर की। ठीक है? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ये इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? पहली बात, पोल क्या है? दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकस क्या है? फोकस लेंथ क्या है? एपर्चर क्या है? ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें इमेज फॉर्मेशन का रूल सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इनके रूल को सीखेंगे और साथ ही साथ हम इमेज फॉर्मेशन भी करेंगे। फिर यूजेस देखेंगे कि इनका यूज कहाँ पे है, कॉन्वेक्स का यूज कहाँ करते हैं, कॉनकेव का यूज कहाँ करते हैं, इनके यूज को भी देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और मैग्निफिकेशन जो होगा, ये यहाँ पे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारे 2 तरीके के होंगे, एक लीनियर, दूसरा एंगुलर। तो एंगुलर हम लोग जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल न केवल लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहली पॉइंट है, पोल क्या है? व्हाट इज पोल? तो मान लेते हैं कि ये आपका स्फीयर है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर है और इसको हमने यहां से कट कर दिया। जब यहां से कट कर दिया तो ए पार्ट हमारे पास बचेगा और ए पार्ट हमने अलग कर दिया। तो मान लेते हैं हमने जो पॉलिश किया है ये आउटसाइड पॉलिश कर दिया है। जैसे ही आउटसाइड पॉलिश किया तो ये हमारा ग्लास न रह के मिरर हो गया। आउटसाइड करिए चाहे इनसाइड करिए, मिरर का फॉर्मेशन हो गया। अब इस जो कटा हुआ पार्ट है इसका एक मिड पॉइंट है। इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्लियर है? इसी मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो जो हालो स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसी हालो स्फीयर के ग्लास से हमारा जो है मिरर का
मिरर का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो इसका सेंटर है हालो स्फीयर का, इसी सेंटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। क्लियर है? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं कि द सेंटर ऑफ हालो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर वाज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ए पोल के बीच का एक डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो सी मान अगर हम इसको डिफाइन करें व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट को। ये आपका क्या है कि आपको इमेज फॉर्मेशन करने में बहुत मदद करेगा। अभी लग रहा है कि ये हम ऐसे पढ़ ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, जो भी है, लेकिन इसके हर एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा क्या करेंगे? हर एक पॉइंट पे आपकी मदद करेंगे। तो इसका क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए, इसके बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए पास हो। मान लेते हैं अगर ये हमारी मिरर है, अब ये मिरर है तो एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा क्या है बोलिए? पोल है। तो ये जो लाइन है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल से होते हुए पास हो रही है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं एपर्चर की। तो इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे देखते हैं इफेक्टिव डायमीटर का मतलब क्या है। इफेक्टिव डायमीटर का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है? मिरर है। इसका एक पॉइंट, मिड पॉइंट पोल है। यहाँ पे इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और ये लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, जो इन दोनों से होते हुए पास हो रही है। ठीक है? तो जैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए पास हो रही है, तो जो ऐसा डायमीटर जिसके लिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि लाइट यहाँ भी इंसिडेंट हो रही है, यहाँ भी हो रही है, इधर भी हो रही है, तो एक इफेक्टिव एरिया है कि नहीं है? कि यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट जो इंसिडेंट हो रही है इस एरिया में, यही इसका क्या होता है? एपर्चर होता है। ठीक है? तो यही है हमारा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकस की बात करते हैं। तो फोकस क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारी मिरर है। फिर से वही डायग्राम, ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है? अब कोई पैरेलल रे अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होते हुए पास हो, इसी को हम बोलते हैं क्या? फोकस। ये हमारा फोकस पॉइंट है। ठीक है? तो फोकस एक पॉइंट होता है। कहाँ पे होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। तो हम बोल सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट आर अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रहा है। मैंने आपको इमेज में पढ़ाया था कि एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट में डिफरेंस क्या था। यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रहा है। एक्चुअली मीट जब होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है? वो हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है। लेकिन अब अपीयर टू मीट का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई
मिरर है। और कौन सा मिरर है? मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर से जैसे ही हमने यहाँ पे पोल और बताइए, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इस साइड होगा। गलती आपसे कहाँ होती है? आप लोग यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, फोकस यहाँ बनाते हैं। अगर हमारा कर्वेचर माने इसका ग्लास का जो, अगर हम इस पूरे स्फीयर को इस तरीके से बनाएं तो हमारा इस साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके सेंटर को ही तो हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान देना है कि अगर कॉन्वेक्स है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहेगा। अब पैरेलल रे कोई आ रही है, पैरेलल रे कोई आ रही है और ये यहाँ इस पॉइंट पे जैसे ही पड़ेगी, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आउटसाइड रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर इसको हम पीछे मिलाते हैं तो ये क्या होती है कि जिस पॉइंट पे मिलती है, मिल नहीं रही, अपीयर टू मीट हो रही है, हम जबरदस्ती इसको पीछे करके मिला रहे हैं। ठीक है, तो अपीयर हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये भी हमारा फोकस है। तो कॉन्वेक्स का फोकस अलग साइड होता है, दूसरे साइड होता है, और कॉनकेव का फोकस क्या होता है? इस साइड होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ का मतलब है कि जो फोकस है और पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही हमारी फोकल लेंथ है। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, वही हमारी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो फोकस एक पॉइंट होता है और फोकल लेंथ हमारी एक डिस्टेंस होती है। इन दोनों में एक बहुत बढ़िया रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में, फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। ये रिलेशन मैं बता दे रहा हूं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है कैपिटल R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दें तो यही हमारा क्या होगा? फोकस होगा, फोकस लेंथ होगा। जो फोकल लेंथ होगी, ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कितना रेडियस? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब डिवाइड बाई 2 करना है आपको। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं कि रिलेशन बिटवीन, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। अब बात करते हैं कि अगर प्लेन मिरर है तो उनका फोकल लेंथ क्या है? मान लेते हैं कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, जैसे स्फेरिकल मिरर हो गया, तो इन फोकल लेंथ डिफाइंड है कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर प्लेन मिरर हो जाए, ऐसे प्लेन मिरर हो जाए, इसकी फोकल लेंथ बताइए क्या होगा? बोलिए। इसकी फोकल लेंथ जो होगी, ये, क्योंकि अगर इसको हम स्फीयर बनाने की कोशिश करें तो शायद ये जाके कहाँ पे बनेंगे? इनफाइनाइट पे बनेंगे। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट होगा। इस वजह से जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। किसकी? प्लेन मिरर की। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। कोई भी डेटा नहीं देगा तो आपको ये सोच के बताना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। हम एक कॉनकेव मिरर के हेल्प से, या जो है रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, तो रे डायग्राम हमको बनाना है किसके हेल्प से? कॉनकेव मिरर के। और इन्हीं के रूल को हमें समझना है। ठीक है, तो रूल को अगर हम समझ रहे हैं तो समझिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझ रहे हैं।
अगर इमेज रूल आपका नहीं क्लियर है तो इमेज फॉर्मेशन कभी भी आप नहीं समझ पाएंगे, रटेंगे, केवल रटने की कोशिश करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में ये जो रूल होते हैं ये केवल 4 होते हैं। तो पहला पहला रूल क्या है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर मान लेते हैं कोई कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, बोलिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या होगा, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ मिड पॉइंट इसका फोकस है। यही 3 पॉइंट होते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इससे हमारा पूरा मिरर तो फंडामेंटल टर्म तैयार हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे पास करा दे या जा रही है, पासिंग हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है, तो हमेशा फोकस से पास होगी। अगर चाहे कॉनकेव हो और कॉन्वेक्स में होगा तो यहाँ पे एक्चुअली पास हो रही है, वहां पे अपीयर टू पास होता है। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ाते, लेकिन एक दूसरे से कंफ्यूज ना होइए, इसलिए अलग अलग कर दिए हैं। तो अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुआ है, फोकस से। अगर आपने टार्च की रे को अगर इस तरीके से आपने मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, और आपने टार्च को इस तरीके से पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही आपने इंसिडेंट कराया, तो जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आएगा वो हमेशा फोकस से पास होगा। चाहे एक रे हो, चाहे बहुत सारे बंडल ऑफ रे हो, इस जितनी भी रे होंगी, जितनी भी पैरेलल रे आएंगी, सब कहां से पास होंगी, फोकस से पास होती हुई जाएंगी, सब फोकस से होते हुए जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा रूल कि एक बार हमने पैरेलल पास करा दिया, इस बार टार्च को हम लोग कैसे जलाएंगे कि फोकस से पास हुए जाए, रे कैसे जाए, एक बार पैरेलल हमने किया, अब इस बार क्या करेंगे, फोकस से गिराएंगे इंसिडेंट रे को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पैरेलल हो जाएगा। देखिए कैसे इसके डायग्राम को बनाते हैं, कि मान लेते हैं ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही पुराना तरीका। तो इस बार आपने कहा कि नहीं, मैं ऐसे रे को गिराऊंगा, कैसे, फोकस से पास कराऊंगा। टॉर्च आपने ऐसे जलाई कि ताकि वो बीम जितनी भी है रे की वो फोकस से पास हो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बताइए ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये दोनों रूल क्लियर है, तो आगे चलते हैं। रूल नंबर थर्ड, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार हमने पैरेलल गिराया, दूसरी बार फोकस से पास कराया, और तीसरी बार अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आपने पास कराया, कौन सा मिरर है बोलिए, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपने क्या किया, लाइट को जो इंसिडेंट कराया है, कैसे कराया है, यहां से कराया है, किससे, किससे पास कराया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गया, ये रिबाउंड हो गया या बैक हो गया, सेम पाथ को रिट्रेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, बता सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट इसके पहले ही क्लास में बताया था कि अगर कोई भी रे है, मान लेते हैं चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर ही है, स्फेरिकल मिरर ही है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर पे अगर हम कोई चीज क्या करें, परपेंडिकुलर गिराएं, तो यहाँ पे ये जानते हैं क्या, जो ये सेंटर है, इस सेंटर से जो भी लाइन यहाँ पे मिल रही है, इनके सरकमफेरेंस पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सर्किल में आपने पढ़ा होगा या स्फीयर में, पी
अगर सेंटर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट को हम क्या करें, मिलाएं और उस पर टेंजेंट ड्रा करें, तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मान लेते हैं कि, देखिए इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं कि ये स्फीयर है, स्फीयर का जो है पार्ट है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि स्फीयर के सेंटर से अगर स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट से मिलाया जाए और ये जो पॉइंट है इस पे अगर टेंजेंट ड्रा कर दें, तो स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर माने सेंटर से और ये टेंजेंट हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे, मतलब नॉर्मल का रोल करेंगे। जब नॉर्मल का रोल करेंगे तो बताइए, ये हमारा नॉर्मल का रोल कर रहा है, तो हम इसी पे लाइट को फॉल करा रहे हैं। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है एंगल, वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब आई इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 होगा। आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो इसलिए ये रिट्रेस हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल। पहला बताइए क्या कराया था कि अगर मैंने पैरेलल रे फॉल कराया, पैरेलल रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुआ, फोकस से पास हुआ। और दूसरी बार जब मैंने फोकस पे गिराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और तीसरी बार मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को फॉल कराया, तो ये क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। सेम पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। और लास्ट जो है, अगर हम पोल पे गिराएं, और कैसे गिराएं, ऑब्लिकली गिराएं। ऑब्लिकली का मतलब तिरछा या किसी एंगल से गिराना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है। वही पुराना तरीका है कि यहाँ पे पोल बनाएंगे, यहाँ पे फोकस बनाएंगे, यहाँ पे इसके जस्ट डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस एंगल से, कुछ ही एंगल आई से हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे रे को गिरा रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आर से रिफ्लेक्ट होगा, आर एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये 4 रूल अगर आपको पता है, तो इमेज फॉर्मेशन आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। समझेंगे कैसे फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, दो रिफ्लेक्टेड रे को आपको क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। दो रे जहां पे इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो a ray incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely, making an equal angle I equal to R। ठीक है, इसी 4 जितने 4 रूल हमने पढ़े हैं, इन्हीं को देख लेते हैं कि कैसे इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी में चारों रूल हैं। देखिए पहला रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये पहला रूल जा रहा है, पैरेलल रे गई, कहां से आ गई, फोकस से, रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, फोकस से पास हो रही है, ये हो जा रही है पैरेलल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और फिर क्या हो गई, रिट्रेस हो गई। और रूल नंबर 5, ऑब्लिकली मैंने पोल पे गिराया और जिस एंगल आई से गिराया वो आर एंगल से क्या हो गया, वापस हो गया। समझ में आया? तो ये हमारे क्या थे, रूल। अब इसके आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में आपको ध्यान देना है कि हमको कैसे पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग एक सीरियल में चलते हैं। देखिए सिंपल सा कि मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है। अभी सोचिए ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? तो पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बाद और कुछ है क्या, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस है और मिरर है, बस। तो ऑब्जेक्ट को एक बार हम लोग कहाँ रखेंगे, बहुत दूर रख देंगे। बहुत दूर का मतलब कहाँ रख दें, मान लेते हैं पहला केस इनफाइनाइट पे रख देते हैं।
ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें पहले केस में? केस नंबर 1 पे अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख दिए तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? मीन्स जो इमेज हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट का कैसा दिखेगा? तो ये हमारा केस नंबर 1 है। दूसरा केस क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दें, तो केस नंबर 2 हो जाएगा। एक बार इस पे ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं। तीसरा केस क्या होगा कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, तब क्या होगा? और चौथा केस कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, तब क्या होगा? पांचवा कि अगर फोकस पे रख दिया, तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा? और लास्ट केस है कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? साइज कैसा होगा? ठीक है? रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे। ठीक है? पोजीशन कहाँ पे होगा? ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो केस नंबर 1 आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको कुछ नहीं, हमको कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट पे रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख दें, इसका मतलब कि एक कॉनकेव मिरर लेंगे, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर को सीख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल होगा, ये क्या होगा बोलो? क्या होगा? ये होगा फोकस और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपने बहुत दूर रख दिया, तो ये डॉट डॉट करके हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी को। अब आपने 4 रूल पढ़े हैं। तो इनफाइनाइट से जब भी रे आती है, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि इनफाइनाइट से जब भी रे आती है, हमेशा पैरेलल में आती है, हमेशा पैरेलल रहती है। तो पैरेलल ढेर सारी रे आपकी आ रही हैं, ढेर सारी रे आ रही हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3 रे हमने दिखा दिया है। तो ये तीनों रे क्या करते हैं, कहाँ से पास होंगी बताइए? रूल नंबर फर्स्ट है फोकस से। ठीक है? तो फोकस से पास होगी, तो इसके भी हम फोकस से पास कराएंगे, इसको भी फोकस से पास कराएंगे और इसको भी क्या कराएंगे? फोकस से पास कराएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग इस इमेज फॉर्मेशन से सीखे क्या? हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा इमेज बना है, उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका पोजीशन क्या है, इसको देखते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं कि NPS, नेचर पोजीशन साइज। जो नेचर होगा, ये हमारा जो नेचर होगा, ये हमारा क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है? और पोजीशन क्या होगा? पोजीशन कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, तो एट फोकस या एट एफ। और साइज क्या होगा? साइज देखिए बहुत छोटा साइज बन रहा है, बहुत छोटा, तो हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है? तो यही तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन में, कि नेचर कैसा बन रहा है, जो इमेज बन रहा है छोटा सा छोटा सा छोटा सा, वो क्या है? सीधा है कि उल्टा है, कि रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, ये सब चीजें हमको इंफॉर्मेशन देती है। कहाँ बन रहा है, साइज उसका स्मॉल है कि बड़ा है कि छोटा है, क्या है? तो यही सारी जानकारी हमें इमेज की मिलती है, इसलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। कि केस नंबर 2 क्या होगा? हमने अभी बताया इसके पहले। क्या? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा पोल हो गया, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दिए हैं? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने मिनिमम रे चाहिए? 2 रे चाहिए। अब
कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दोनों पैरेलल ऐसे ड्रा करके फोकस से पास करा देंगे। अरे सर फिर बन गया वही, फोकस पे हमारा इमेज बन गया, एट फोकस, रियल इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिट। ये गलती मत करिएगा। पैरेलल आप तभी दिखाएंगे जब दो से ज्यादा पैरेलल तभी आप दिखा सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। समझ में आया? और अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वहां पे हम दोनों रे को इनफाइनाइट नहीं लेंगे। तो पहली रे मान लेते हैं पैरेलल आपने क्या किया, स्ट्राइक करा दिया या फॉल करा दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बताइए कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस से। पहला रूल, फोकस से गया, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 हो गया। तो एक रे से इमेज बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। आपको मिनिमम कितने रे चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो इस बार आप क्या कराएंगे, आपके पास 2 तरीका है, या तो फोकस पे गिरा दीजिए, 2 नहीं 3 है, फोकस पे भी आप गिरा देंगे, पोल पे भी गिरा सकते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने फोकस से पास कराया, ये फोकस से पास कराया, तो फोकस से पास कराया, तो जैसे ही फोकस से पास हुआ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। समझ में आया? तो यहीं पे क्रॉस हो रहा है, जब यहाँ पे रे रिफ्लेक्टेड रे 2 यही इस दोनों पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं 1 और 2, तो यहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा बोलो, इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज जो बनेगा, अगर मान लेते हैं ए हमारा ए बी है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका नेचर, पोजीशन और साइज बताना है आपको। तो नेचर क्या होगा बोलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम रियल और इन्वर्टेड पूरा ना लिख के आर एंड आई कर दे रहा हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बताइए किसके बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, माने सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस है। इन दोनों के बीच में हमारा पोजीशन हो रहा है, किसका, इमेज का। तीसरा साइज, साइज जो है ये पहले वाले ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था इनिशियल में, जो इमेज इसका बना है, इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल। क्या बोलेंगे, स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक तरीका तो यहाँ से था, फोकस से पास करा के। दूसरे तरीके से अगर आपने रूल 4 सीखे हैं, चारों रूल के तरीके कैसे हम यूज करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि आपने इस तरीके से मिरर, आपका ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक बार तो मैंने फोकस अभी इसके पहले दिखाया था कि आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, पहले रे को पैरेलल पास कराया तो कहां से गया था, फोकस से गया था, और दूसरी बार हमने फोकस से पास करा के पैरेलली रिफ्लेक्ट करा दिया था, रूल नंबर 2 लगा था। लेकिन आप कहेंगे हमने तीसरा रूल भी सीखा है कि अगर मान लेते हैं किसी एंगल आई से गिरा दे, स्ट्राइक करा दे, पासिंग करा दे, फॉल करा दे आई से, तो बताइए आर से वापस होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्रॉस होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस केस में भी हमारा जो इमेज होगा वही रहेगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रहेगा, और साइज स्मॉल रहेगी। तो तीसरा केस आप लोग बनाइएगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिराएंगे या फॉल कराएंगे या पास कराएंगे, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा, या इमेज वहां पे कैसे बनेगा। ठीक है, तीसरा आपको करना है। और पहले वाले में आपको ये दिखा होगा कि ये इमेज बड़ी दिख रही है, इसके कंपेयर में वो बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये आप क्या करेंगे कि अगर प्रॉपर इसको बनाएंगे, तो ये रियल में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दोनों की साइज है, दोनों केस, तीनों केस, जितने केस में आप बनाएंगे सब में ये सेम ही आएगा। चाहे आप फोकस से पास करा के देखे होंगे, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, चाहे आप पोल से जो है पासिंग करा के
यहाँ पे इमेज बनाएंगे। हर एक केस में यही आएगा, आपका वैल्यू भी वही रहेगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा केस मैंने बताया कि पहली केस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, दूसरी केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा केस कहां पे रख दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया, तो समझिए ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इस बार केस नंबर थर्ड में ऑब्जेक्ट यहां रखने की बारी है। यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने रखा है, इसका नाम हमने रख दिया क्या? ए और बी, ए बी। तो पहला वही कि हम पैरेलल रे पास कराए, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा बोलिए? फोकस से पास होगा, 100% फोकस से पास होगा। और दूसरा क्या कराए कि हम जो है फोकस से पास करा दें, तो ये कहां से पास हो जाएगा? ये आफ्टर रिफ्लेक्टेड यहाँ से होगा। तो देखिए अब इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है तिरछा बन गया है, लेकिन ये रियल में इसी सी पे ही बनेगा। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, इसको बनाने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप लोग ऐसे करिएगा कि यहाँ पे इमेज बना ही लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमेशा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे दिखा दीजिएगा, और यहाँ से जो है पहली रे यहाँ से फोकस से पास कराएंगे तो कहाँ से जाएगा? ए यहाँ से। ए स्केल वगैरह का यूज करेंगे तो बढ़िया बनेगा। और यहाँ पे जब पास कराएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे गिराए तो पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इसका भी हमें नेचर देखना है, पोजीशन देखना है, साइज देखना है कि नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है। तो नेचर जो होगा, ये बताइए रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आर फॉर रियल, आई फॉर इन्वर्टेड। एंड पोजीशन क्या होगा? एट सी होगा। किस पे होगा? एट सी होगा। यही तो इमेज बन रहा है, तो एट सी होगा। और साइज क्या होगा? सेम साइज होगा। कौन सा साइज होगा? सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी। ठीक है, तो इसका हम ए डैश बी डैश कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चौथे केस पे चलते हैं। केस नंबर 4 कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख दे तो जैसे ही आपने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो समझिए यही प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो ये पैरेलल गया है पहली रे, और कहाँ से पास होगी? वही चारों रूल, बस और कोई रूल की जरूरत नहीं है। और ना तो कभी आपको आगे कोई रूल मिलेगा कि इससे ज्यादा कोई रूल मिल जाए, 4 की जगह 5 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से पास होगा बोलिए? फोकस से पास होगा। और दूसरा अगर हम फोकस से पास करा दें, फोकस से पास करा दें, तो ये क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, तो इसको पैरेलली इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ कहीं क्रॉस किया है। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमेशा आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत रहेगी। ऐसे बनाएंगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ऐसे ऐसे सर बन गया है, कट हो गया है, यहाँ यही इमेज बना दीजिए। आपको प्रैक्टिस कर करके दिमाग में इसको सेट करना पड़ेगा। देखिए इसके हिसाब से तो सी और एफ के बीच बीच में ही बन गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा साफ सुथरा प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने इस पे फाल कराया फोकस के थ्रू, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हो गया तिरछा, ये क्या हो गई, और दूसरी रे फोकस से पास हुई है, तो ये हमारी क्या हो गई है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा और यहाँ पे रख देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का ही रख देते हैं, बहुत दूर हो गया था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं क्रॉस कर रहा है।
ठीक है। ये जो हमारा इमेज बना है ये बियॉन्ड सी बना है, इसकी प्रैक्टिस करना है रे डायग्राम का प्रॉपर, नहीं तो ऐसे ही उल्टा सीधा बना के इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप। तो इसका एनपीएस बताइए, नेचर पोजीशन साइज। नेचर पोजीशन साइज में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सी। और तीसरा पोजीशन, सॉरी, साइज क्या होगा, साइज इसका बेटा लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से, रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस से आना चाहिए, और साथ ही साथ ये दिमाग में सेट हो जाएगा बार बार बनाते हुए, प्रैक्टिस से करते करते, क्योंकि रे डायग्राम आपके बोर्ड में आने वाला है, बोर्ड में भी आएगा, और इसके आगे जब आप क्लास में जाएंगे तब भी आपको ये पीछा करेगा। तो इस पे प्रैक्टिस बना के रखिए। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल अगर हमारे बन रहे हैं अच्छे खासे तो रे डायग्राम उसमें जरूर रखते हैं। और बिना रे डायग्राम का हमारा न्यूमेरिकल टफ बन जाता है। अगर न्यूमेरिकल को हमें इजी बनाना है तो रे डायग्राम हम तुरंत बनाना सीखें, और रे डायग्राम के थ्रू ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो काफी अच्छा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 5 पे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फोकस है, सॉरी, मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं, फोकस पे रख दूं। पहले केस में कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे, दूसरे केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरे पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथे पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और पांचवे पे कहाँ रखा हूं, राइट फोकस पे। तो फोकस पे जैसे ही हमने रखा, तो यहां से वही पुराना तरीका है कि पैरेलल रे को एक बार हम इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से पास होगा। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे हमको मिल गई, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे कहां से होगा, मान लेते हैं हमने आई एंगल से इस पे पोल पे गिराया, आर एंगल से क्या होगा बोलिए, आर एंगल से वापस होगा। जब आर एंगल से वापस होगा तो इस तरीके से जाएगा, तो ये दोनों रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाती हैं। तो कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलती हैं। पैरेलल रे कहाँ मिलती हैं, कभी मिलती हैं, हम मान के जाते हैं कि ये मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगी, जिसको हम बता ही नहीं पाएंगे। ठीक। तो अब इसको देखते हैं कि इसका एनपीएस क्या होगा, नेचर, पोजीशन और साइज, इसका क्या होगा। तो नेचर तो वही होगा, रियल एंड इनवर्टेड। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड, या बियॉन्ड क्या बोले, इनफाइनाइट पे अगर ये लोग मिलेंगे तो इनफाइनाइट पे जो है अपना इमेज बनाएंगे, एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ठीक है। और साइज क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, या हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है। हाईली इनलार्ज बोलिए चाहे वेरी वेरी लार्ज बोलिए। ठीक। अब बात करते हैं लास्ट केस की, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख दें तब क्या होगा। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं यही पुराना, कि हमने मिरर को बनाया, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो जैसे ही पैरेलल रे गई है यहाँ से, तो कहाँ से पास होगी बोलिए, फोकस से पास होगी। फोकस से पास करा दूं, देखिए पहला रे हमें मिल गया, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा, पोल पे अगर हम क्या करें, इसको फॉल कराएं या पास कराएं पोल से, आई एंगल से हमने इस रे को, सेकेंड रे को इंसिडेंट कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, आर एंगल से, आर एंगल से ये लोग वापस हो गया। तो देखो ये हमको क्या दिख रहा है, डाइवर्जिंग करते हुए दिख रहा है। तो ये कभी भी आगे मिलेंगे क्या, कभी भी आगे नहीं मिलेंगे। जब आगे नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, इनको मिलाने के लिए हमें पीछे ले जाना पड़ेगा इनको, बिहाइंड द मिरर। तो मान लेते हैं यहाँ पे मिला के ये दोनों यहाँ कट किए, तो इमेज हमारा यहाँ बन गया, ए डैश बी डैश। क्लियर है।
तो इस तरीके से इसका एनपीएस देखेंगे, नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर क्या होगा? इसका नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, सीधा बन रहा है इमेज। और कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जब भी बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब पोजीशन क्या होगा? पोजीशन जो होगा इसका जो है बिहाइंड मिरर होगा। और साइज क्या होगा? लार्ज होगा। क्लियर है? तो ये हमारे 6 केस थे जिससे हमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी काम देगा, थियरी में भी काम देगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कैसे, ये केस कौन सा है बताइए? कौन सा केस है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए कहाँ बन रहा है? ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है इमेज। तो इसका क्या है कि हमने इस तरीके से लिखा है कि ताकि आप सोचिए कि ये कैंडल है, यहाँ से पहली रे गई पैरेलल, यहाँ से आई फोकस और ये फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, तो यहाँ दोनों इंटरसेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? इमेज यहाँ बन गया। वही है पुराना। इसके बाद अगर सेंटर आप कर्वेचर पे रखे हैं तब देखिए कहाँ पे बनेगा इमेज? हमेशा सेंटर आप कर्वेचर पे ही बन रहा है। और कौन सा साइज है? सेम साइज है। जितना साइज, जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही इमेज की साइज होगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट वही है, कि अगर ये बताइए कहाँ पोजीशन रखा है इसका? वही सेम है कि आप कहीं भी रख रहे हैं, ये जो साइज बना है इस हिसाब से बता रहा है कि आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे हैं। अभी फोकस और पोल के फोकस और उसके बीच में दिख रहा है मुझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूर ले जा रहे हैं तो कैसे बन रहा है? और दूर ले गए हैं और पास ले जाएंगे, इसको अलग अलग देखिएगा हर केस में कैसे समझाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़िएगा ध्यान से। आगे चलते हैं। अब फोकस और पोल के बीच में जब रख दिए हैं, फोकस और पोल के बीच में रखे हैं तो देखिए बिहाइंड द मिरर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है, सॉरी इमेज बन रहा है बिहाइंड मिरर। पहली रे पैरेलल गई यहाँ से, फोकस से पास हुई, और दूसरी रे यहीं से पास करा दिए हैं, फोकस से ही पास करा दिए हैं। पैरेलल हुई। आप अलग अलग जो 4 रूल पढ़े हैं, 4 रूल, आप उसी का यूज करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रूल से ही ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन होगा, उनको चारों का यूज करना सीखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग इस कॉनकेव मिरर का यूज देख लेते हैं कि कहाँ इसका यूज हो रहा है। ठीक है, इनका यूज देखिए सेविंग मिरर में करते हैं, हमेशा सेविंग मिरर में यूज करते हैं। क्यों करते हैं सेविंग मिरर में? ताकि कॉनकेव मिरर में जब भी हम अपने आप के ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो जो मेरी साइज है फेस की वो क्या होती है? रियल साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है इस केस में। इतना दूर तो आप फेस को और मिरर को इतना दूर तो रख नहीं देंगे कि बहुत दूर, इतना दूर हो जाए कि फोकस और पोल के बाद कहाँ किस पे आ जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। क्योंकि बहुत स्लाइटली जो है इसमें कर्व होता है, बहुत स्लाइटली कर्व होता है। इतना स्लाइटली कर्व होता है कि क्या बताऊं, आप देखे होंगे शायद, टच करने से पता भी नहीं चलता होगा। इसलिए हमको क्या होता है इस तरीके से, तो हम लोग का चेहरा क्या होता है, थोड़ा सा साफ दिखता है और लार्ज हो जाता है। ठीक है, दूसरा करें कि यूज एज अ रिफ्लेक्टर हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट होती है वहां पे देखिए हमेशा कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया कन्वर्जिंग का काम करता है। कि आपने कहा कि ये हमारा कार का लाइट है, यहीं पे बल्ब लगा रहता है। ठीक है, ये बल्ब लगा है, मान लेते हैं यहाँ सोर्स है, यहाँ से लाइट गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये रिफ्लेक्टर पे गया,
ये हमारा रिफ्लेक्टर है ना इधर, इस साइड इनसाइड। तो रिफ्लेक्ट हो जैसे ही इंसिडेंट रे गई इस पे, तो टक्कर करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। सारी रे पैरेलल हो जाती है। इसलिए कार की लाइट देखेंगे तो हमेशा एक पैरेलल बीम देती है। तो इसीलिए हम लोग इस मिरर का यूज करते हैं, कार हेडलाइट का। सर्च लाइट जो हम लोग टॉर्च यूज करते हैं, उसमें भी यही यूज होता है। टेबल लैंप में भी यूज करते हैं, टॉर्च में, एक्सेट्रा। इस सब में हमेशा कहाँ यूज किया, ये सब क्या यूज किया जाता है? कान के मिरर ही यूज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कहाँ पे होता है? सोलर प्लांट में होता है। सोलर पावर प्लांट का मतलब क्या है कि जहाँ पे लाइट को हमें एक जगह फॉल कराना रहे, तो कन्वर्जिंग करता है ना लाइट, इसलिए हम यहाँ पे सोलर प्लांट में भी हम इसी का यूज करते हैं। कौन सा मिरर? कान के मिरर का। सोलर कुकर में यूज करते हैं। ढेर सारी लाइट आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होती है? कन्वर्ज हो जाती है। तो सोलर कुकर में भी कौन यूज होता है? यही कान के मिरर ही यूज होता है। डेंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं? इसी मिरर को यूज करते हैं। इस तरीके से बना हुआ फॉर्क के नुमा जो है मिरर होता है, और इसको जो है टीथ के सामने रख के चेक करते हैं कि फोकस और पोल के बीच में चूंकि मिरर हो गया है, जो ऑब्जेक्ट है, टीथ है, वो फोकस और पोल के बीच में हो गया, तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, लेकिन साइज में क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब इसके यूज थे। अब इसके बाद हम लोग कान्वेक्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।